हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर हमें कौन कौन सी सेटिंग्स की ज़रूरत होती है फाइनेंशियल मॉडल को क्रिएट करने के लिए। और जो सी ये वाली सेटिंग्स होती हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक ही मर्तबा करनी होती है। हम जब भी नई एक्सेल शीट को ओपन करेंगे तो हमें दोबारा इस सेटिंग्स को करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट वन टाइम ही ये हमने सेटिंग्स को करना होता है। तो और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक आपको प्रैक्टिकली वर्क आपको करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, और इसके अंदर फॉर्मेटिंग के कौन कौन से मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। और ये तमाम जो सी चीज़ें हैं ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग अब अपनी स्क्रीन पर। तो अब हम अपनी एक्सेल की स्क्रीन पे जाएंगे और देखेंगे कि सेटिंग्स कौन कौन सी करेंगे, और ताकि हमारा फाइनेंशियल मॉडल अच्छे तरीके से क्रिएट हो पाए। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल हमारे सामने आ गया। वैसे एक मैं आपको बात बता दूँ, बहुत से लोगों को तो पता होगी, लेकिन अगर कोई न्यू आ रहा है इस फील्ड के अंदर तो उसके लिए मैं एक बात करना चाहूँगा कि जब कोई एक्सेल यूज़ करता है, जब कोई भी जिसे एक्सेल का इतना आइडिया नहीं है और उसने डाउनलोड भी नहीं किया हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो चले जाते हैं क्रोम के ऊपर। तो वहाँ पे लिखते हैं एक्सेल, तो एक्सेल ओपन हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन जो सा एक्सेल होता है उसके अंदर वो वाली फंक्शनैलिटी नहीं होती जो एक डाउनलोडेड वर्जन में होती हैं। आपको ये बाय करना पड़ेगा, या फिर आप कोई भी अपनी ट्रिक यूज़ करके आप लोग अगर इसे एक्टिवेट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपको ये बाय करना पड़ेगा। क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल को क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करना होता है, फार्मूलाज का इस्तेमाल करना होता है, और हमें पावर पॉइंट का भी इस्तेमाल करना होता है, ताकि हमारा जो सा काम है वो अच्छे तरीके से क्रिएट हो पाए, और ताकि हम प्रेजेंटेशन भी अगर हमने करनी हो तो वो भी हम अच्छे तरीके से दे पाएँ। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के ऊपर। हम सेटिंग्स पे चलें तो फाइल पे आपने सबसे पहले जाना है, और आपने मोर पे जाना है सबसे पहले। इसके बाद आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो सा पहला फ़ोल्डर आएगा वो आएगा जनरल का। जनरल के अंदर हमारे ये मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मरतबा ही हम ये सेटिंग्स करेंगे। हम ये हर मरतबा न्यू नहीं करेंगे, बस एक मरतबा होगी तो सेटिंग हो गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपने क्या करना है। आपने ये जहाँ पे व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स आ रहा है, यहाँ पे आपने कैलिबरी चूज़ किया होना चाहिए, वो भी सिंपल वाला, कोई इसका वेरिएंट यूज़ ना हो, सिर्फ कैलिबरी जो सा लोकल है वही वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं, कैलिबरी लाइट भी है, लेकिन आपने सिंपल वाला कैलिबरी यूज़ करना है। ये जो सा आपका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा, ये बहुत ही प्रोफेशनल लुक आपको प्रोवाइड करता है कैलिबरी। उसके बाद आपने जो सा फ़ॉन्ट साइज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो आपने 11 ही चूज़ करना है, 11 के अलावा और कोई भी चूज़ नहीं करना। और अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट व्यू की बात करें न्यू शीट्स के लिए, तो वो भी आपने नॉर्मल व्यू रखना है, ना पेज ब्रेक रिव्यू प्रीव्यू रखना है, ना पेज लेआउट व्यू रखना है। ये मैं आपको आइंदा जब हमारी फोरकास्टिंग की वीडियोस आएंगी तब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है और पेज लेआउट व्यू क्या होता है, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। और जब हम कुछ प्रिंट करने लगेंगे तो उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपने अ, एक ही शीट रखनी है। पहले होता था जब 2019 2020 2022 तक कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स मिलती थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ आप चीज़ें कर सकते थे। लेकिन अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट रखनी है। अगर आपने न्यू शीट को ऐड करना है तो आपने ऐड वाले सेक्शन में जाके ऐड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने जब अब एक्सेल की न्यू वर्कबुक को ओपन करेंगे तो आपने 3 शीट सेलेक्ट नहीं करनी, आपके पास सिर्फ एक ही शीट होनी चाहिए। ये आपके काम में बहुत हेल्प करेगी। हमें ये लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल काम में जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ प्रोवाइड करती हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि ये एक ही चूज़ हो। उसके बाद आपने यूज़र नेम अपना आपका जो सा भी है मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ।
ये मैंने फाइनांस विद जमान चूज़ कर दी है। आप इसे ऑफिस बैकग्राउंड के अंदर, आप क्लाउड के अंदर यूज़ रखें और ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आपने लिंक्डइन के फीचर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, और आप इन दोनों में से ये मैं आपको बात बता दूं कि जब इसका इतना कोई ख़ास मैं बता दूं कि कोई इतना असरअंदाज नहीं होता। ये प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है कि जब वो एक्सेल को दोबारा ओपन करते हैं तो उनके सामने प्रॉपर शीट्स आ जाती हैं कि आपने कौन सी ओपन करनी है। लेकिन जो से प्रोफेशनल लोग होते हैं वो जैसे ही अपना एक्सेल बंद करके जाते हैं तो जब दोबारा उसे ओपन करते हैं तो वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे वो छोड़ के गए थे। उसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, इसे आपने आउट कर देना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फाइल्स आएँ, आप चूज़ कर सकें हमने कौन सी फ़ाइल को इस्तेमाल करना है, तो आपने इस पर ज़रूर क्लिक करना है। ये दोनों आपकी ओपन होनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल, आपको लगता है कि मुझे मुश्किल होती है कि जब मैं दोबारा एक्सेल को ओपन करूँ दोबारा मुझे फ़ाइल चूज़ करनी पड़ेगी, तो आपने इस सेटिंग को हटा देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने फ़ाइल को खुद चूज़ करना है, कौन सी फ़ाइल के अंदर मैंने अपना काम करना है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने कर देना है ओके। ये आपकी जनरल सेटिंग हो गई है। अब मैं आपको एक इसका शॉर्टकट बता दूं। आपने ऑल्ट पे क्लिक करना है। ऑल्ट के बाद आपके सामने ऊपर ये ऑप्शन शोज हो रहे हैं। फाइल के लिए एच के लिए होम है, इंसर्ट के लिए एन है, तो हमने एफ पे क्लिक करना है। एफ पे बाद हमें एंड पे आपको नज़र आ रहा होगा 00। हमने 00 पे क्लिक करके हमारा मोर ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शंस पे आ जाएंगे हम। ये आपका सीधा एक सिंपल सा, अगर आप माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फार्मूला के ऊपर। आ गए अपने फार्मूला वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो अगर हम बात करें इस फोल्डर में, तो हमें सबसे पहले जो सा हमें फंक्शन शो हो रहा है वो है कैलकुलेशन का। अब कैलकुलेशन के अंदर भी हमें 3 ऑप्शंस शो हो रहे हैं वर्कबुक कैलकुलेशन के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले ऑटोमेटिक है, दूसरे नंबर पर ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डेटा टेबल्स, एंड थर्ड पे है हमारे पास है मैनुअल। देखिए, अगर मैं चाहता व्यूज़ ज़्यादा लेने के लिए तो मैं इस वीडियो को छोटा कर देता, लेकिन मैंने ये कोर्स बनाया ही इस वजह से ताकि मैं आप लोगों को इसकी हर छोटी से छोटी बात और सब रेयर से रेयर बात भी मैं आप लोगों को फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर आपको बताऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हर फंक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं क्यों नहीं करते। अब मैं इसके अंदर भी आपको बताऊंगा कि हम लोग फंक्शन का यूज़ ऑटोमेटिक का क्यों करते हैं और मैनुअल का क्यों नहीं करते। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करके इसे ओके करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम 100 प्लस 100 इक्वल्स टू, अगर हम इनका सम भी करते हैं तो कितना आया हमारे पास 200 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं अकेला 10 रखता तो कितना हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये हमने मैनुअल किया हुआ है। लेकिन अगर हम वही जाएँ दोबारा उस वाले ऑप्शन के अंदर, ऑटोमेटिक वाले के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह काम करेगा। अब ऑटोमेटिक वाले के अंदर हम गए, इसे ओके किया, वो देखिए उसी वक्त उसने क्या कर दिया, 110 कर दिया, क्योंकि हमने इस फंक्शन को ऑटोमेटिक रखा हुआ था, मैनुअल नहीं हमने रखा हुआ था। जब हम लार्ज स्केल के ऊपर काम करेंगे, जब हम बड़े बड़े फाइनेंशियल मॉडल्स को क्रिएट करेंगे, तब मैनुअल फंक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा हमारे लिए, और एक्सेल भी जब उसे रन करेगा बड़े बड़े फंक्शंस को तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, सिस्टम ज़्यादा पावर लेगा आपकी। तो हमने इस कोर्स को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाना है, ना कि हमने इसको और कॉम्प्लेक्स करना है। इस वजह से हम लोग इस पे छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं उसका दूसरे नंबर वाले ऑप्शन का, ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डेटा टेबल्स, तो डेटा टेबल्स में आपको आगे जाके बताऊंगा कि डेटा टेबल्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर ये कह रहा है, जब हम डेटा टेबल साथ क्रिएट करते हैं और साथ बाकी भी हम लोग अपना मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सा डेटा टेबल की कैलकुलेशन है वो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ना हो, वो हम लोग खुद ही उसे मैनुअल करें, तो ये फंक्शन उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। मिसाल के तौर पे इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, इसे ओके भी कर देता हूँ। पहले मैं इसे अनक्लिक करके आपको बताता हूँ, इसे ओके करूँ पहले। अच्छा, ये 10 की जगह मैं 1000 इसके फिगर्स रखता हूँ, 2000 इसके फिगर्स रखता हूँ, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं 3000, और यहाँ पे हम बाद में रखते हैं
सब करते हैं। सॉरी, रियली सॉरी। यहाँ पे रखते हैं हम लोग मिसाल के तौर पर, हायर कंपनी है, सेल की है अपनी 1000, ग्रीन ने अपनी की है 2000, और ओरिएंट ने की है अपनी 3000। अगर हम टोटल सेल की बात करें, टोटल सेल्स की, तो हमारे पास बनी है 6000। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो सी हमने सेल्स की हैं वो तो आ गई हमारे पास, कि इन तमाम कंपनियों ने मिलकर की है सेल्स 6000। सिंपल सिंपल आ गया। हमें चाहिए भी ये था कि भाई कि ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये एक कोई इसके फाइनेंशियल मॉडल के अंदर काम नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एग्जांपल को क्रिएट किया है। तो बस मैं आपको समझाने लगा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर, अगर मैं चाहता कि मैं हायर की 1/3 सेल निकालता तो किस तरीके से निकालता। अगर यानी कि मैं इसको लिखता /3, तो मुझे क्या कह रहा है आगे से, देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंसेस वेयर अ फार्मूला रेफर्स टू इट्स ओन सेल either directly or indirectly. This might cause them to calculate incorrectly. ये जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो इसे सर्कुलर रेफरेंसिंग कहते हैं, जो एक्सेल के अंदर हम लोग नहीं चाहते कि ये काम हो। अगर जब भी ये काम हो तो हमें एक वार्निंग दी जाए कि आप लोग गलत अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि 1/3 हमें चाहिए ही नहीं। अब 1/3 के लिए तो हमें एक इकोनॉमिक्स का जो सा रेफरेंस है वो हमें चाहिए। जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर काम कर रहे होंगे तब हमें इस ऑप्शन को यूज़ करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये यूज़ करके दिखाऊँ ऑप्शन को, Alt F00 आ गया, अपना ऑप्शन आ गया, फार्मूला के अंदर हम गए, और यहाँ पर अगर मैं इनरेबल इटरेटिव कैलकुलेशन को ओके करता, तो ये देखें उसने बता दिया कि अगर हायर की 2500 सेल होती, ग्री की 2000 होती और ओरियन की 3000 होती, तो 7500 टोटल सेल आ रही हैं। और 7500 में से हायर की 1/3 जो सी सेल है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 2500 सेल हायर, 1/3 सेल जो सी हायर की है वो 2500 है। ये आपको सिंपल एग्जांपल मैंने आपको ये समझा दिया। अब दोबारा हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो हमने अब हमेशा जो सा इस फंक्शन को हमने हमने इनेबल नहीं रखना, हमने इसे ऑफ रखना है। ठीक है, आगे R1C1 रेफरेंस का, ये ऊपर आपको पता है एक्सेल के अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं। कॉलम्स के अंदर हमारे पास ABCD लिखा होता है एक सीक्वेंस वाइज, और रो के अंदर हमें 1 2 3 4 लिखा होता है। तो जब हम R1C1 रेफरेंस स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं तो वो तमाम चीज़ें सेम कर देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसे भी हमने हमेशा ऑफ रखना है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो हमने जो जो से फंक्शन है, ये देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको तमाम फंक्शंस मिलेंगे, लेकिन आपने इनमें से ये फंक्शन कैंसिल कर देना है, ये वाला फंक्शन भी कैंसिल कर देना है। सॉरी, इसको हमने क्लिक ही रखना है, इसको हमने अनटिक कर देना है। बस हमने इस ऑप्शन के अंदर सिर्फ 4 ही ऑप्शंस को क्लिक करना है। इसके अंदर जाएंगे तो हमने इसको अनक्लिक कर देना है, और एंड वाले को हमने अनक्लिक कर देना है। सिर्फ ये बीच वाले जो से 2 फंक्शन है हमने इसको ही ओपन रखना है। और याद से इस आप फंक्शंस को ज़रूर कर लें। अगर तो मैं इनको भी समझाने लग गया तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि हम आपको हर एक फंक्शन समझाऊंगा, लेकिन इन फंक्शन को हम आइंदा आने वाली वीडियोज़ के अंदर समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो हम इसको भी ओके कर देते हैं अभी। वो ऊपर वही वाला भी बेचारा हमें दिखा रहा है, जो सा ऊपर हमारे पास शो हुआ था ना, वो देखे। अच्छा, अब दोबारा हम जाते हैं फार्मूला वाला फंक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं डेटा की तरफ। सॉरी, सेव डेटा। आप देखना ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, इसको हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। प्रूफिंग की भी आप देख सकते हैं। और अब हम सेव के अंदर जाते हैं। सेव के अंदर हमने पहले सबसे देखना है तो कि ये एक्सेल वर्कबुक के अंदर ही हमारी ये फाइल का जो सा फॉर्मेट है उसके अंदर ही ये सेव हो। दूसरे नंबर पर हमने देखना है कि हर 1 मिनट के बाद
आप अपना टाइम बढ़ा भी सकते हैं कि 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, कि ये कब ऑटो रिकवर हो जाए या ऑटो सेव हो जाए। हमने इसे ऑटो रिकवर करना है हर 1 मिनट के बाद, ठीक है। उसके बाद तो हमें देख लिया 1 मिनट के अंदर ही ये ऑटो रिकवर हमें कर देगा। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट हमें यही सेटिंग रखनी है जो हमें एक्सेल ने प्रोवाइड की हुई है। अब हम चलते हैं एडवांस फंक्शन के अंदर। एडवांस के अंदर सबसे पहले ये आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन। अब बहुत सारे बच्चों का लगता है कि जब यहाँ पे अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, कोई भी हम डालते हैं किसी भी सेक्शन के अंदर, कुछ भी लिखते हैं, तो जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो वो नीचे वाली साइड पे चला जाता है हमारा जो सा वो लिखने वाला होता है। अगर मैं आपको 1 मिनट बता ही देता हूँ, मैं एक्सप्लेन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। मैं इसे अनटिक करता हूँ सबसे पहले और इसे ओके करता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं लिखूँगा ना 100, वो उधर का उधर ही रहा है, लेकिन जब हम चलेंगे उसके ऊपर ही दोबारा, तो हम उधर जाके इसे करते हैं, ये प्रेस करते हैं, ओके करते हैं, डाउन करना है, तो देखिएगा अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, तो वो डाउन चला गया। अब कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता। मुझे तो ये सूट करता है, तो मैं तो इसे अपने साथ ही लेकर चलूँगा। जिस चीज़ को सूट करता है वो इसे देख ले। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग रखनी है जो हमें एक्सेल ने बताई हुई है, सेम टू सेम। इसके अंदर हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी हमने, ठीक है। ये देख सकते हैं आप मेरी वाली सेटिंग, ये तमाम देख लें आप, सब कुछ यही रखना है आपने, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ये बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग है एक्सेल की। अब हमारा एडवांस वाला भी है जो सा है फंक्शन, वो भी हमने अच्छे तरीके से इसे देख लिया। अब हम चलते हैं एडिंग्स के अंदर। एडिंग्स के अंदर हमने सबसे पहले देखना है एनालिसिस टू पार्क। इसे हमने ज़रूर इनेबल रखना है। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा या फिर अगर आपने इसे एक्टिवेट नहीं किया हुआ, तो आपने सिंपली यहाँ पे गो पे चले जाना है। यहाँ पे आपने इसे टिक करके ओके कर देना है आपने, तो ये आपका ऑटोमेटिकली ये इनेबल फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या क्या सेटिंग्स करने वाली हैं इसकी। फार्मूला भी हो गया, जनरल भी हो गया, सेव वाला फंक्शन भी हो गया, एडवांस भी हमने सीख लिया, एडिंग्स भी हमने कर लिया। हाँ, बस ये जो सी हमने सेटिंग्स की हैं, यही हमें फाइनेंशियल मॉडल के बाय डिफ़ॉल्ट एक मरतबा इसकी सेटिंग्स हमने करनी होती हैं, और ये सेटिंग हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं। अब इसके बाद जो सा हम हो देखेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा कि बाकी चीज़ें हम इसके अंदर किस तरीके से मैनेज करते हैं फाइनेंशियल मॉडल को क्रिएट करने के लिए। सेटिंग्स को कंप्लीट कर लिए। अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मॉडल का जो सा स्ट्रक्चर होता है हम लोग उसे किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है, और फाइनेंशियल मॉडल को इस तरीके से क्रिएट किया जाए ताकि फाइनेंशियल मॉडल को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो, हर चीज़ विजिबल हो, कोई भी चीज़ जो सी है उसे समझने में हमें किसी भी किस्म की मुश्किल दरकार ना हो, और कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग एक फ़्लो को लेकर चलें ताकि फाइनेंशियल मॉडल हमारा एक अच्छे तरीके से क्रिएट हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक नई शीट को ओपन करेंगे। सॉरी, यहाँ पे जाते हैं, चार्ट नहीं ओपन करना, हमने शीट को ओपन करना था। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर हमने एक नई शीट ओपन कर ली है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है। वो प्रॉब्लम ये कि ग्रिड लाइंस हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मॉडल को क्रिएट करने का सबसे एक प्राइमरी है वो यही है कि आपने ग्रिड लाइंस को एक्सेल के अंदर से ख़त्म करना है। तो हम दोबारा वही माउस का यूज़ किए बगैर कीबोर्ड का ही हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम कीबोर्ड की समझ है और माउस का इस्तेमाल कम से कम करें, और कीबोर्ड के अंदर हमारी जो सी स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल्ट पे क्लिक करेंगे, और व्यू पे जाने के लिए हम डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो उसको हमने ख़त्म करने के लिए वी जी को साइमल्टेनियसली क्लिक करना है, तो हमारी जो से ग्रिड लाइंस है वो ख़त्म हो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ये हमारा हो गया ग्रिड लाइंस का सिस्टम क्लियर। अब बात करते हैं कॉलम की। ऊपर आपको जो सा कॉलम ए बी सी डी लिखा हुआ है, इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है, क्योंकि कंसिस्टेंसी को हमने मेंटेन रखना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो सा ए कॉलम है उसको हमने उसकी विड्थ जो सी है वो कम से कम रखनी है, और ए कॉलम के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लिखना, बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना।
तो उसकी सेटिंग करने के लिए हम दोबारा ए की सेटिंग करने के लिए वही कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्ट पे क्लिक करेंगे, एच पे क्लिक करेंगे, होम आ गया, और फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के लिए ओ का कहा है तो हम ओ पे जाएंगे। अब हमने इसकी विड्थ को सेट करना है तो हम विड्थ के लिए डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये हम विड्थ हर मर्तबा जब भी हम न्यू शीट ओपन करेंगे तो हमने इसकी विड्थ हमने सेट करनी होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट वन टाइम नहीं होता, लेकिन आप बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर चूज़ कर सकते हैं कि हम इसकी विड्थ यही रखेंगे फाइनेंशियल मॉडल के अंदर। वो आपके स्टाइल के साथ होगी, ठीक है। लेकिन जो सा मैं नंबर चूज़ करता हूँ वो होता है 1.15। ये मेरी विड्थ का जो सा मेन है, वो मैं इसे यही नंबर के साथ अपनी विड्थ का मेंटेन रखता हूँ, ए कॉलम की विड्थ को। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, हमारी ए कॉलम की विड्थ जो सी है वो बिल्कुल कम से कम हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये देख सकते हैं हमारा बिल्कुल जो सा एक प्राइमरी जो सा लिखने के लिए फाइनेंशियल मॉडल का जो सा एक पेज है वो हमारा सेटअप रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जो सी कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हमने सबसे पहले उस कंपनी जो जिस कंट्री के अंदर है या जिस कंट्री के अंदर उसकी ब्रांच है, फ्रेंचाइज जो भी है, यानी कि जिस भी कंपनी का हम फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी हमने सबसे पहले क्या लिखनी है, उसकी करेंसी लिखनी है। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे PKR लिखता हूँ, ठीक है। सॉरी सब कुछ ठीक है। अब ये PKR करोर्स के अंदर आ गया। तो अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमने फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर कौन सा था, यानी कि आप एक्चुअल ईयर भी उसे कह सकते हैं। और फोरकास्टिंग हमने किन किन ईयर्स की करनी है, वो ईयर हमने कौन कौन से चूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सपोज करता हूँ एक नंबर को, 2018 को चूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं 5 या 6 साल का करूँगा। 2 साल मेरे पहले प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल जो सा मेरे पास डेटा था उसको लेकर मैं अब फोरकास्टिंग करूँगा आगे आने वाले 3 या 4 साल की। तो उसके लिए एक तो तरीका ये कि मैं हार्ड कोडिंग के ज़रिए इनके इसको एक एक सिंगल सिंगल टाइप करूं और उसको लिखूं, 2019, 2020, 2021 लिख के आगे तक उसको मैं करूं। लेकिन फाइनेंशियल मॉडल के अंदर हार्ड कोडिंग बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि आप हार्ड कोडिंग करने लगेंगे तो फाइनेंशियल मॉडल आपके लिए बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगी और आपकी जो सी स्ट्रेस लेवल वो भी बढ़ता है। ये तो अभी छोटे लेवल पे है, लेकिन जब आप बड़े लेवल पर काम करेंगे तो ये हार्ड कोडिंग बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ मानी जाती है फाइनेंशियल मॉडल के अंदर। तो उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है, हम यहाँ पे इक्वल्स टू करेंगे, पिछले जो सा सेल है उसको मर्ज करेंगे और साथ में प्लस लिख के 1 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2019 ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा, आगे 3 ईयर का मैं जो सा फोरकास्टेड ईयर है उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। तो वो किस तरह से करना है, सेल को चूज़ कर लिया, अब आपने यहाँ पे इंटर क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं मैंने हार्ड कोडिंग के बगैर ये मैंने किस तरीके से 2020 को, ये आप हमारे जो से ईयर्स है इनको मैंने बना लिया है। ये आपको तो लगता होगा यार ये तो बहुत बेसिक की चीज़ है, आप ये तो ना बताओ, लेकिन ये जिनको नहीं पता उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम मालूमात होती है। तो मैंने मेरा जो सा कोर्स का मकसद भी ये है कि मैं आपको कॉमन से कॉमन चीज़ भी और रेयर से रेयर चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊं, आपको कन्वे करूं। अच्छा, अब मैंने ये तो बना लिया, अब मुझे पता किस तरीके से चलेगा भाई कि ये प्रीवियस ईयर है, ये फोरकास्टेड ईयर है, या ये जो सा 2018 2019 है, ये क्या चीज़ें हैं ये, यानी कि हमने फोरकास्टिंग किस ईयर की कर रहे हैं, हमारे पास डेटा कौन से ईयर का मौजूद था, उस डेटा के ज़रिए हमने आगे फोरकास्टिंग की है। तो उसके लिए जो सा सबसे पहले तरीका होता है वो होता है कि हमने इनके अंदर ही हम लिख दें कि एक्चुअल ईयर है, यानी कि अब मैं 2018 के ऊपर लिख दूं, यहाँ पे एक्चुअल लिख दूं, ठीक है। यहाँ पे एस्टिमेटेड लिख दूं या फोरकास्टेड लिख दूं, ठीक है। ये कर करके तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये हार्ड कोडिंग तो हमने करनी नहीं है। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि हमने जो सा जो एक्चुअल ईयर है या प्रीवियस ईयर है उसको, उस सेल को हमने सिलेक्ट करना है। तो सेल को सिलेक्ट करने का जो सा तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है कि आपने शिफ्ट प्रेस करके साथ में आपने राइट एरो पे क्लिक करना है, ये आपका राइट साइड पे जो सा है उससे सेल को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपने लेफ़्ट पे क्लिक करना है तो आपने लेफ़्ट वाले को क्लिक कर लेना है। लेकिन अब आपको पता है कि जो से मेरे सेल है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मर्ज हुए हुए हैं,
यानी मर्ज ना भी हैं लेकिन वो DEFGH यानी कि वो तमाम एक सीक्वेंस वाइज है। तो आपने उन तमाम को सिलेक्ट करना है, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो पे क्लिक कर देना। वो देख ले साइमल्टेनियसली उसने एक ही मरतबा में उन सेल्स को सिलेक्ट आउट कर लिया है। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट पे करना है लेफ़्ट पे कर लूँगा, अगर मैंने डाउन जाना है डाउन कर लूँगा, अगर मैंने अपवर्ड जाना है तो मैं अपवर्ड उसे कर लूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमने जो सा हमारे पास एक्चुअल ईयर या प्रीवियस ईयर है मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके अब मैंने टाइप करना है कंट्रोल और 1। ये मैंने वर्ड अपने कीवर्ड के ऊपर मैंने टाइप करना है और हमारे सामने एक ऐसा फॉर्मेट सेल एक खुल जाएगा। उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट सेल, इसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए अगर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊं तो वो एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ये अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर फाइनेंशियल मॉडल बनाना जानते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल मॉडल के अंदर इतनी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। जैसे आप कैलकुलेशन 2+2=4 होता है ना आपके लिए करना, इसी तरह ही ये आप कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ये चेक कर सकते हो। कैटेगरी अगर नंबर्स के अंदर जाएँ तो कितनी कैटेगरी है, अलाइनमेंट के अंदर है आपके पास, फ़ॉन्ट होता है आपके पास, बॉर्डर्स होते हैं, फिल होता है, प्रोटेक्शन होती है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। लेकिन अब हमने नंबर्स को हमने सिलेक्ट आउट कर किया है, नंबर्स की हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। तो मैं नंबर्स पे क्लिक करूँगा, कस्टम पे जाऊँगा। कस्टम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये ज़ीरो, एक तो जनरल है, जनरल के ऊपर आपको ये देखे 2018 नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन ये जनरल है। अब मैंने इसको लिखना है कि भाई नहीं आगे आपने कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं डबल कोट लिखूँगा, सॉरी यहाँ पे है, लिख के डबल कोट। अब मैं यहाँ पे कैपिटल A के साथ एक्चुअल ईयर या फिर आप प्रीवियस ईयर जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डबल कोट के साथ से मैं बंद कर दूंगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 के ऊपर A लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि 2018 एक्चुअल ईयर, 2019 एक्चुअल ईयर, ये हमारा बन चुका है। अब 2020 और 2021 2022 का भी हम लोग इसी तरह चेक सेट कर देते हैं। इसे हम यहाँ पे ज़ीरो पे जाएंगे, ज़ीरो पे जाके वही डबल कोट और वही एस्टिमेटेड ईयर लिख सकते हैं या फिर आप फोरकास्टेड ईयर लिख सकते हैं। मैं फोरकास्टेड ईयर लिख देता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 2020 फोरकास्टेड ईयर, यानी कि ये जो सा 2020 ये हमारा फोरकास्टेड ईयर है। ये एक्चुअल सेल या एक्चुअल नेट प्रॉफिट ये कुछ भी नहीं, सिर्फ फोरकास्टिंग हमने इसकी की है। और जो सा प्रीवियस है ये हमारा आपको पता ही है, ठीक है। अब ये तो हमने चेक कर लिया। अब ये अब बेसिक्स सा तो हम इसे रखेंगे नहीं, अब हम ज़रा इस पर मेकअप भी कर देते हैं। मेकअप करने के लिए हमने जो सा है वो भी हमने मैंने आपको पहले बताया कि माउस का इस्तेमाल कम से कम करना है। मैं ये जिस तरीके से सिलेक्ट आउट कर रहा हूँ आपने ये माउस के साथ नहीं करना कि माउस के साथ इस तरह पे जाएं और इसे इस तरह का सिलेक्ट करें, ये नहीं आपने करना। माउस का इस्तेमाल कम से कम रखना है आपने, ठीक है। आपने वही शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करना है और राइट एरो प्रेस करना है। ये हमारा सिलेक्ट आउट हो चुका है। अब दोबारा हम ऑल्ट पे क्लिक करेंगे। इनको सिलेक्ट करने के बाद ये आप याद रखना, इनको सिलेक्ट करना है, ऑल्ट पे क्लिक करना है, होम पे जाना है, एच पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे मुख्तलिफ नज़र आ रहे होंगे फिल द कलर्स, ये देखें, एक ये नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है। जो सा ए लिखा हुआ है जिसके ऊपर, इसका मतलब है जो सा सेल के अंदर वर्ड है उसका कलर हमने किस तरह से रखना है, वो वाइट रखना है, ब्लैक रखना है। लेकिन जो सा ये है ये सेल का कलर है। ये सेल हमारा कौन से कलर का होगा, ये सेल के वर्ड का कलर है और ये सेल का कलर है। तो हमने सेल का जो सा कलर है वो हम ये रखेंगे, ठीक है। आप कोई भी सा भी रख सकते हैं जो सा आपको अच्छा लगे, क्योंकि अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर है ही नहीं। तो जब आप जाएंगे हर कंपनी का अपना अपना एक होता है, तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने वैसे ये चूज़ किया। अब मैंने जो सा वर्ड के लिए वो मैं वाइट चूज़ करूँगा। ये देखिए, ये मेरा एक प्यारा सा मेरा बन चुका है। मेकअप मैंने इसको हल्का सा कर दिया है। अगर आप यहाँ पे इसको बोल्ड करना चाहें तो आप कंट्रोल B करके इसे बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसे बस मेरे ख्याल से तो ठीक है, ये PKR करो से। अब मैंने ये तो कर दिया, ठीक है। अब ये पेज तो हमारा खाली है, एक छोटा सा भी है, लेकिन जब ये पेज भर जाएगा, जब हम नीचे जाएंगे तब हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन से ईयर के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन से ईयर का जो सा डेटा है वो कहाँ पे हमने डालना है।
यानी कि अब मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि डी के ऊपर हमारे पास कौन सा है, एफ़ के ऊपर हमारे पास कौन सा है। तो उसके लिए जो सा बेहतरीन तरीका होता है कि हम उसे फ्रीज़ ही कर दें। ठीक है, हम उसे क्या कर दें, फ्रीज़ कर दें। तो फ्रीज़ करने के लिए बेहतरीन तरीका होता है कि हमने ए पे जाना है, कंट्रोल क्लिक करना है और साथ ही हमने स्पेस दबा देनी है। ये हमारे पास क्या सिलेक्ट हो गया, ये हमारे पास रो सिलेक्ट होगी। लेकिन हमने रो को तो हमने फ्रीज नहीं करना, तो उसका बेहतरीन तरीका जो सा एक और तरीका है वो है शिफ्ट को आपने प्रेस करना है और साथ ही हमने स्पेस को सिलेक्ट करना है। ये हमारे पास क्या होगी, सिलेक्ट विड्थ सिलेक्ट होगी। अगर हमने क्या कहते हैं रो को सिलेक्ट करना है तो रो को सिलेक्ट करने के लिए किस तरीके से है, कंट्रोल और स्पेस। अगर हमने कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम के लिए शिफ्ट और स्पेस। ये याद रखिएगा, ये अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के ऊपर ज़रूर लिख लें, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। अब हमने क्या करना है, ओल्ट पे क्लिक करना है, दोबारा डब्ल्यू पे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक फ्रीज पेन्स का ऑप्शन मिलेगा, एफ पे क्लिक करेंगे तो टॉप पर ही हमारे पास फ्रीज पेन्स है, की प्रोज एंड कॉलम विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स। हम यहाँ पे एफ पे क्लिक कर देंगे और ये हमारी जो सी कॉलम है ये क्या हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। अब जब हम इसे नीचे लेकर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ नीचे आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो अब हमने कर ली है सिंपल सा। अब मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क के अंदर। जब हम एक करते हैं इनकम स्टेटमेंट का करते हैं, फाइनेंशियल मॉडल को क्रिएट बेसिक से करने के लिए, तो उसके लिए हम किस तरीके से वर्क करते हैं, ये इनके कॉपी पेस्टिंग किस तरीके से करनी है, उसका सीक्वेंस किस तरीके से रखना है, नंबर्स को हमने एक कंसिस्टेंसी के साथ किसको उसको मेंटेन रखना है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे लिखने लगूँ तो टाइम वैसे लग जाना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे ये देखिए मैंने आपके लिए पहले लिख कर रखा हुआ है तमाम चीज़ें। मैं इसे कॉपी करूँगा, शीट 4 पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे सिंपल जो सा हमारा कॉपी पेस्टिंग वाला सिस्टम होता है, कंट्रोल वी कर दूँगा। ये हमारे पास कॉपी पेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर जो से हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ के अंदर अगर फार्मूला लगा होगा तो वो फार्मूला यहाँ पे कोई और है, वहाँ पे कोई और है। ठीक है, तो वो मिक्सअप हो जाएगा, तो वो हमारे एरर दे देगा। उसके अलावा अगर तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग मैंने इस वजह से इजी था मुझे कि मेरे पास जो सा लाइंस थी इनकम स्टेटमेंट की, मैं लिख देता हूँ आपको समझ लग जाए। इनकम स्टेटमेंट का जो सा था हमारे पास, वो तो हमारे पास एक सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ था, लेकिन जब क्लाइंट हमें देता है, डाटा प्रोवाइड करता है, तो एक सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा होता। ठीक है, तो हमें उसके लिए जो सी कॉपी पेस्टिंग है वो हमें ज़रा मुश्किल तरीके से करनी पड़ती है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट ज़रा मैं इसे सेटअप करता हूँ, इसे नीचे लेकर आता हूँ ताकि आपको ना हर चीज़ एक समझ के साथ आप समझे हर चीज़ को। शिफ्ट फ्री पे जाता हूँ। अब ये मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, वैल्यूज़ को मैंने सिलेक्ट आउट किया, इसे मैं अब कॉपी करता हूँ। कॉपी किया मैंने, शीट 4 पे जाता हूँ। तो अब यहाँ पे तो सिंपल तरीका यही है कि मैं इसे वही कर दूँ, लेकिन अब हमने इसे स्पेशल पेस्ट करना है। स्पेशल पेस्ट करने के लिए हमने क्या क्या टाइप करना है, कंट्रोल ऑल्ट और वी। तो हमारे सामने एक इस तरह का जो सा फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा, इसे हम कहते हैं पेस्ट स्पेशल। तो इसके अंदर मैं आपको वैसे जैसे जैसे हम लोग आगे काम करेंगे मैं आपको बताता चलूँगा जैसे, लेकिन ऑल का लिखा हुआ है। ऑल हमारा सिंपल वाला होता है, कंट्रोल सी किया कॉपी किया, कंट्रोल वी किया हमने पेस्ट कर दिया, ये ऑल वाला सिस्टम है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक फार्मूला कॉपी करें और उसको ही हम पेस्ट करें, तो वो फार्मूला को सारा पेस्ट कर देगा, फार्मूला टाइप ही वैल्यूज़ हमारी बन जाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ अकेली वैल्यूज़ हो, फार्मूला भी ना हो उसके अंदर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए हमारे सामने ये चीज़ आ चुकी है वैल्यू। ये मैंने आपके लिए एक एस्टिमेटेड रखा हुआ है, ये मैंने एक्चुअल डाटा नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक सपोज किया हुआ है डाटा, ताकि आपको मैं हल्का सा समझा सकूं। अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो सी वैल्यूज़ डाली हुई हैं ये कंसिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर रही, यानी कि ऊपर का माइनस का 15,000 है, बाकी सारा नीचे लिखा हुआ है
तो जब ये लार्ज नंबर पे जब हम इसे समझेंगे या हम जिसे हम क्रिएट करेंगे फाइनेंशियल मॉडल को, तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तब हमें इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकेगा। तो अब हमने इसे क्या करना है, हमने इसकी कंसिस्टेंसी को हमने मेंटेन रखना है, ताकि हमारा जो सा फाइनेंशियल मॉडल है वो एक समझने इजी टू अंडरस्टैंड हो वो। ठीक है। वो अगर आप क्या कहते हैं खुद आप क्रिएट करें तो आपके लिए खुद भी आसानी पैदा होगी, और जो इसे एनालाइज कर रहा है उसके लिए भी आसानी होगी, और वो इजीली एनालाइज इजीली अंडरस्टैंड इसे कर पाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए हमने जो से नंबर्स हैं वही हम दोबारा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो ये सिलेक्ट हो गया, और साथ ही हम डाउन एरो को करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, उसने साइमल्टेनियसली इसे चूज़ कर लिए। अब हम जाएंगे कंट्रोल 1 पे क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल 1 को। अब हम जाएंगे कस्टम पे, जैसे हम पहले गए थे कस्टम के ऊपर, उसी तरह कस्टम पे जाएंगे। अब आपको आपको यहाँ पे ये वाला नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा होगा आपको, जहाँ पे मेरा एरो है इस पे मैं क्लिक करूँगा ऊपर। अब आप आ जाए इसके ऊपर जो सा ये वाला है, ये मेंशन कर रहा है हमारे नेगेटिव नंबर को, और ये मेंशन कर रहा है हमारे पॉजिटिव नंबर को। ठीक है। और जो सा ये बीच में सेमीकोलन लगा हुआ है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा सेमीकोलन, लेकिन अगर आपको नहीं भी नज़र आ रहा तो आप खुद उसे ओपन कीजिए, आपको नज़र आ जाएगा ये। तो अब हम क्या करते हैं, हम चाहेंगे कि जो सा हमारा डेसिमल वाला नंबर है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट 1 डेसिमल का इजाफा हो पॉइंट के बाद। ठीक है। पॉइंट के बाद 1 डेसिमल का इजाफा हो, और जो सा सेमीकोलन वो सेमीकोलन लगा रहे, और जो सा नेगेटिव है, और वो नेगेटिव के अंदर जब अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो वो क्या करे, वो उसे नेगेटिव ना लिखे, वो उसे ब्रैकेट के अंदर लिखे। तो ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे, वो ब्रैकेट पहले लगी हुई है हमारे पास, ये हमने इसे ये प्रेस कर दिया। ठीक है। अगर आपके पास ये वाला टाइप नहीं भी आ रही होगी तो आप इसी वाले टाइप को यहाँ पे लिखिए, आप तो आपको समझ आ जाएगी और ये आपका बन जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये हमारा कितना प्यारा बन चुका है। अब यहाँ पे मैं 22,000 के ऊपर भी मैं यहाँ पे माइनस का लिखूँगा तो वो उसे माइनस का नहीं बल्कि ब्रैकेट के अंदर शो करवा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक आपको क्लियर व्यू उसका मिल चुका है। अब आपको नज़र आ रहा होगा यार कितना तंग तंग सा लिखा हुआ है। तो तंग की वजह ये है कि हमने अभी इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी हमारी अभी रहती है। तो हम क्या करेंगे, जो सी हमारी मेन जो सी फंक्शंस होते हैं, जो से हमारे पास नेम्स होते हैं जिनके आगे हमारे वैल्यू डालनी होती है, तो उसको हम ज़रा जो है उसकी विड्थ को हम लोग बढ़ा लेते हैं। मैं वैसे इसकी विड्थ को फ़िलहाल के लिए कर लेता हूँ जहाँ तक आपका जाता है ना, जैसे मेरा अब ये एक्सपेंसेस तक है, मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। खुला हो गया मेरा। अब उसके बाद मैं 2018 को सिलेक्ट करूँगा, इनकी जो सी विड्थ है उसको भी मैं एक लिख दूँगा 12 की कर देता हूँ। ज़रा अब खुली खुली होगी, अब समझने में हमारे आसानी हो सकेगी। तो ये था हमारा एक इनकम स्टेटमेंट का। इसी तरह ही अगर कैश फ्लो और बैलेंस शीट का भी हम लोग सेम इसी तरीके से क्रिएट करते हैं, लेकिन मैंने आज आपको एक सिंपल सा बताना था कि हम लोग फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, एक्सेल के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, ताकि जब भी हम फाइनेंशियल मॉडल को क्रिएट करें तो वो अच्छे तरीके से वर्क करे। अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ भी दी है, मिस आउट कर दी है, तो मैं आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर उसको समझाऊंगा। तो मैंने बहुत ही वैसे अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से मैंने आप लोगों को सिखाया है। वैसे अभी मेरे अंदर वो वाली अभी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है जो उसी एक कंटेंट क्रिएटर को होनी चाहिए। तो लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आप मेरे इस कोर्स का नोटिफिकेशन मिस आउट ना कर सके। और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ करते हैं इसे। ठीक है। ताकि मैं आने वाली वीडियोस को अच्छे तरीके से बनाऊं और आपके लिए जल्द से जल्द उन वीडियो को मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूं। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है एक्सेल के अंदर ये इस तरह की फॉर्मेटिंग बनाने के अंदर, तो आप कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करें
और मैं आपको कमेंट के अंदर ही आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इस चीज़ को आप लोग ठीक कर सकते हो। अगर मैं कमेंट के अंदर ना बता सका तो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उससे ज़रूर डिस्कस करूँगा। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।